नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो 14th जेपीएससी मेंस 2026 के पेपर 5 जीएस पेपर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि मैं बात करूं तो पिछली जेपीएससी मेंस के अंतर्गत जो एक साल पहले हुआ था आप लोगों का, उसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रयास किया था और काफी प्रश्न यहाँ से आए थे जब हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना एक ये इन सेशंस को जब स्टार्ट किया था उस समय। और अगर बात करूं तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ से लाभान्वित रहे। पिछली बार का जो हमारा सेशंस था वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए गए थे। लेकिन इस बार का सेशंस जो होंगे तो उसमें आपको एक मिनिमम कॉस्ट पे करना होगा। मेंबरशिप प्लान के तहत यूट्यूब पे उपलब्ध होगा। साथ ही साथ उसके पीडीएफ जो होंगे एक अलग प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो भी स्टूडेंट्स आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम नहीं है उनके लिए कुछ ऐसे सेशंस लेकर के आऊंगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और कुछ और भी हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से सक्षम छात्र नहीं है उनके लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 14th जेपीएससी मेंस की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके संबंध में जो भी जानकारी आप लोगों को लेनी होगी या जो भी पीडीएफ्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इस सेशंस के जो भी पीडीएफ्स आपको प्राप्त होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे, वहां से जाकर के आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 केस स्टडी लूंगा, एक वैसे स्टूडेंट के जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया और एक वैसे स्टूडेंट के जिनका पिछली बार सिलेक्शन हो गया था। तो इन दो, एक सफलता और एक असफलता के रूप में हम लोग यहाँ पे केस स्टडी को लेकर के चल रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ। एक टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज था कि सॉरी सर नहीं हो पाया, माय अपॉलॉजी। तो इन्होंने स्वीकार किया कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि मैं इनकी पहचान को उजागर नहीं करूंगा कि कौन मेरे साथ जुड़े थे कौन नहीं जुड़े थे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से इनकी पहचान को उजागर करना उपयुक्त मैं नहीं समझता हूं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। नाम XYZ कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। और इसके बाद जब इंटरव्यू में फाइनली इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो एकदम से डिस्करेज हो गए और काफी ज्यादा ये हतोत्साहित हो गए थे कि आगे देना है या नहीं देना है। फिर भी इन्होंने अपने हिम्मत को जुटाया और साहस के साथ इस बार जो है इन्होंने प्रीलिम्स दिया। काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे साथ में इन्होंने चर्चा करी और काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। और इस बार मेरा अनुमान है कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस की तैयारी में लगे हुए, काफी कम समय आपके लिए मेंस में बचा हुआ है, ध्यान रखना है। कि इसके बाद एक दूसरा केस अगर हम लोग ले तो इन्होंने लिखा है कि अच्छा हुआ सर पेपर, बहुत अच्छा नहीं लिखा हूं जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर में रहता है। इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ऑनलाइन स्टूडेंट थे एक ऑफलाइन स्टूडेंट थे, दोनों मुझसे जुड़े हुए थे और इन दोनों का एक असफल हो गया एक सफल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सीखने वाली बात है कि दोनों के पास में समय नहीं था। समय नहीं रहने के कारण यहाँ पर ध्यान रखना है कि आज के दिन में भी आपको समय नहीं मिलेगा और इसी कम समय में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको सारे के सारे कवर करेंगे। और ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो आपको सारे सिलेबस का ओवरव्यू अपने पास में रखना होगा। अब ये ओवरव्यू रखने की आवश्यकता क्यों है और सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 20x2 यानी 20 प्रश्न जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। और यहाँ पर एक बोला गया है कि the 20 objective questions of this section shall be drawn from the entire syllabus of the paper। यानी कि जो मेंस का पेपर दिया गया है इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वहां का इंटायर सारे सिलेबस से आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपको अन्यत्र इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी टॉपिक इस मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में दिए गए हैं केवल उसे कवर कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि 20 जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पेपर में जो कि आपके कुल 80 प्रश्न बन जाते हैं और ये 160 टोटल 160
मार्क्स के हो जाते हैं। तो मेंस में 160 मार्क्स में आप जितनी ज्यादा इसके नजदीक जा सकते हैं, आपके फाइनली सिलेक्शन की संभावना उतनी ज्यादा अब बढ़ जाती है। इसके बाद आपका 4 प्रश्न जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 40 नंबर्स के वो प्रश्न होते हैं जिनको लिखने की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर पिछले साल का मैंने क्वेश्चन पेपर भी शामिल किया है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन्हीं सिलेबस के आधार पर ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक के साथ साथ आपको सारे सिलेबस का ओवरव्यू ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 2 में अगर हम लोग जाते हैं तो 2 प्रश्न दिए गए थे। और पिछली बार की मैं बात करूं तो किस प्रकार इकोनॉमी का जो ये पेपर था, पेपर 5, किस प्रकार हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर्स किए और कितने प्रश्न सीधा जो मैंने YouTube पे पढ़ाए थे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ एक प्रश्न जैसे मुझे याद आ रहे हैं अभी, एक आपका प्रश्न पूछा गया था, बैकलॉग में भी ये पूछा गया था और आपका रेगुलर वैकेंसी में पूछी गई थी। भूमंडलीकरण के दौर में प्रधानमंत्री के दायित्वों और कार्यों का विवेचना करने के लिए ये प्रश्न पूछा गया था, पॉलिटी का ये प्रश्न था। तो ये प्रश्न पर मैंने 40 टॉपिक के सहारे फ्रेम करके टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया था। इसके अतिरिक्त इंक्लूसिव ग्रोथ का जो प्रश्न था यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आया था, वो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स के रूप में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया था, जो कि उस समय संभव नहीं हो पाया था मेरे से कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आकर के वीडियो को अब बना सकूं। खैर, तो उस समय की बात थी। लेकिन इस समय हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। दिन में 1 या 2 वीडियोस आप लोगों को प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अधिकतर जो वीडियो होंगे अधिकतर वो मेंबरशिप प्लान के तहत आएंगे। आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, 799 पर मंथ का प्लान है, तो वहां पर जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे तो 2 प्रश्न थे कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए शुद्ध उत्पाद विधि, नेट प्रोडक्ट मेथड और साधन आय विधि, फैक्टर इनकम मेथड के बीच में अंतर स्पष्ट करना था और इसमें से कौन सी विधि भारत में अपनाई जाती थी। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था अथवा में करके कि भारत वर्तमान में जनसांख्यिकी लाभांश या हम लोग कहे डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड की व्याख्या करना था और इस प्रकार के जनसांख्यिकी संक्रमण से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों पर चर्चा करनी थी कि आखिर अगर हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की भी बात करते हैं हम लोग, तो लगातार वो भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और वो जानते हैं कि यदि भारत के नागरिकों में या जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें कौशल का विकास नहीं हो पाएगा, तो वो एक जोखिम के रूप में हमारे देश के सामने उत्पन्न हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती उस कार्यशील जनसंख्या को काम में लगाने की है, यानी अर्थव्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास भी होना चाहिए, लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए और नियोजन के अवसर सभी के लिए उपलब्ध हो, तभी हम लोग समावेशी विकास को अचीव भी कर सकते हैं। अगर इस प्रश्न की बात करें तो पिछली बार के सेशन में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब मैं बात करता हूं तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ था। इसमें इसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या थे, चैलेंजेस, मेजर्स सरकार क्या उठा रही है और साथ ही साथ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 को भी इसमें मैंने इंक्लूड किया था इस सेशन में और यहीं से ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था। सेक्शन 3 की बात करते हैं तो यहां से प्रश्न पूछा गया, अविकसित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करें। Describe the important characteristics of underdeveloped economy. Do you consider Indian economy an underdeveloped economy? Give reasons of your answer. अगर आप समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था है तो अपने आंसर के लिए आपको क्या देने थे, कारण बताने थे। तो यहां भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में अल्प विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारत विकसित अर्थव्यवस्था है या अविकसित अर्थव्यवस्था है या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है।
उस पे मैंने सारा इस पे रीजन दिया था और सरकार ने क्या मेजर्स उठाए हैं भारत के विकास के लिए, उसमें सारे चीजों को इंक्लूड करके ये सेशन मैंने कवर किया था। इसके बाद समावेशी विकास प्रश्न था इसी के और में या अथवा में, समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ क्या था। भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब देखिए बड़ा अच्छा शब्द है, टेल में अगर इस प्रकार के शब्द आप लोगों को मिलते हैं कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, यानी आपको यह भी बताना है कि सरकार की नीतियां जो है वह किस प्रकार से समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है, लेकिन क्या सरकार की नीतियां समाज के सारे वर्गों को अपने साथ में लेकर के विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। अगर नहीं तो वहां पर आपको सरकार की आलोचना भी करनी है और अपने सुझाव भी देने हैं कि आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम किस प्रकार की नीतियां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर आप लोग देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करवाया हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, तो सेक्शन 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा प्रणाली से प्रश्न पूछा गया था और पूछा गया था कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम एंड भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में क्या खामियां है, पीडीएस में क्या खामियां है यहाँ वर्तमान में भारत में, और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार के नीतिगत उपाय किए हैं, सरकार के क्या पॉलिसीज हैं सभी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उसके विषय में बताना था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों भारत में खाद्य सुरक्षा आवश्यकता, चुनौतियां और भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे पिछले साल के एक सेशन में, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था एफडीआई के विषय में कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आपका क्या तात्पर्य है, भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के विषय में और उसके प्रदर्शन की संक्षिप्त व्याख्या करनी है, यानी कि एफडीआई की नीति के विषय में तो हमें बताना ही बताना है। साथ ही प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में इस नीति ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया था उसकी संक्षिप्त व्याख्या भी करनी थी, इसके विषय में हमें यहाँ पे चर्चा करना था। इस टॉपिक को मैंने पिछली बार कवर अप नहीं किया था, लेकिन इस बार फाइनेंस को लेकर के कुछ टॉपिक्स में आपके सामने में उपस्थित रहूंगा। सेक्शन 5 की जो बात करेंगे तो यहाँ पर झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था 1991 के बाद से झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास का सिंहावलोकन करें। अब इस प्रश्न में एक बड़ा कैच है। कैच क्या है कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन प्रश्न में पूछा गया 1991 के बाद से। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा कैच था और बहुत लोग इसे समझ नहीं पाए थे। और 2000 से जब राज्य का निर्माण हुआ उसके बाद से लोग औद्योगिक विकास को लिखना प्रारंभ कर दिए थे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करें, यह भी प्रश्न में पूछा गया था। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो टॉपिक था इसे भी मैंने कवर किया था। कहां पे, तो झारखंड में उद्योग की संभावना, समस्या और उपाय के अंतर्गत। इसमें आपको झारखंड में 1991 से किस प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, वहां क्या संभावना है वर्तमान समय में, समस्याएं क्या है उद्योग के क्षेत्र में और उपाय सरकार को क्या करने चाहिए कि इन समस्याओं से निपटा जा सके। और झारखंड की जब हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्या है भूमि अधिग्रहण की। याद रखिएगा, यहाँ पर दो भूमि संबंधित कानून है, सीएनटी और एसपीटी एक्ट। ये दोनों कहीं ना कहीं झारखंड के औद्योगिकरण को रोकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड एक पठारी और वनीय क्षेत्र है जहां पर जंगलों की प्रधानता है, पठारी भूभाग है। समतल भूमि के अभाव के कारण भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और भी बहुत सारे कारण हैं, लोगों के पास में कौशल नहीं है या अन्य कारण भी आप इसमें बहुत सारा चीज मेंशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उद्योग को लगाने के लिए जो पूंजी चाहिए ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। फिर भी सरकार ने विभिन्न प्रकार की नीतियां सरकार लेकर के आई है, चाहे आपका 2021 की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी हो, तो बहुत सारी पॉलिसियां भी यहाँ पर लेकर के आई है जिसमें उद्योगपतियों को काफी ज्यादा रियायतें देने की बात सरकार ने कही है। कई उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न अवसरों पर
चाहे वो झारखंड मोमेंट कार्यक्रम हो, मोमेंटम कार्यक्रम हो या फिर अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर निवेश लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब चीजें चीजें हमें लिखनी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था झारखंड के बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों की व्याख्या करें। यानी झारखंड में जो युवा वर्ग है वहां उन लोगों के पास किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रकृति है, नेचर क्या है और इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण पे चर्चा नहीं करूंगा, अन्यथा यह जो सेशन होगा काफी ज्यादा विवादास्पद हो सकता है। तो कारण आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि कारण क्या है, क्योंकि सारे विद्वान एक ही घर से एक एक करके निकल जाते हैं। चलिए खैर, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाए हैं। अब झारखंड सरकार की चाहे वो बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए किस प्रकार की नीति बनाई है, योजनाएं किस प्रकार की है, शिक्षा और इंडस्ट्री का किस प्रकार से तालमेल बिठाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है ताकि इंडस्ट्रीज को उसी प्रकार के कौशल युक्त युवा प्राप्त हो या जो रोजगार कर्ता प्राप्त हो जो कि वहां पर जाकर के इंडस्ट्री के लिए काम कर पाए। तो झारखंड सरकार के नीति और योजनाओं से संबंधित यहाँ पे सारी जानकारी हम लोगों को अपने आंसर में कवर अप करनी थी। इस सेशन को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया था। बेरोजगारी की बात करेंगे तो झारखंड में इस बार गरीबी भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध हो सकता है। अब बात हम लोग करेंगे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फिर से कि आपको अपने सिलेबस का ओवरव्यू पूरा का पूरा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया गया है, आधारभूत क्या है तत्व इंडियन इकोनॉमी के, इनसे संबंधित, तो यहाँ ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम से प्रश्न 11th में पूछा जा चुका है जेपीएससी में, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ ध्यान रखिएगा आप 14th जेपीएससी के लिए इन्फ्लेशन क्या है, इसे कंट्रोल करने का क्या क्या मॉनेटरी, फिस्कल और डायरेक्ट मेजर्स हैं, कौन कौन से मेजर्स उठाए जा सकते हैं, इसे आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इस पर मैं बहुत जल्दी सेशन भी लाने वाला हूं। इसके बाद डेमोग्राफिक फीचर की बात करेंगे तो पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और सेंसस 2011 के स्पेशल रेफरेंस में डेमोग्राफिक डिविडेंड के डेटाज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है आपका फोर्थ टॉपिक एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, ये ध्यान रखिएगा। अब ये टॉपिक भी इस बार के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब भारत की बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ है, चाहे वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो या प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में हो, तो दोनों चीजों को यहाँ पर लेकर के चलना है। साथ ही साथ हमें यहाँ यह भी बताना पड़ेगा कि काउजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इस बार के लिए। तो 3 प्रश्न यहाँ पर आप लोग को सीधा सीधी दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 2 प्रश्न। पहला एक इन्फ्लेशन, दूसरा कि भारत में कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, भारत में लो प्रोडक्टिविटी का क्या रीजन है, सरकार ने किस प्रकार के स्टेप्स उठाए हैं इसमें सुधार के लिए, और आप क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार को कि भारत में एग्रीकल्चर कृषि का जो विकास दर है वो और ज्यादा बढ़ जाए, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो और प्रोडक्टिविटी की बात हो। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है और इस बार ये प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावना है। इसके बाद एक एवरग्रीन टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसे कभी भी स्किप मत कीजिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके नकारात्मक प्रभावों पर विशेष अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारत की खाद्य सुरक्षा को न केवल बेहतर करने का प्रयास किया है, अपितु इसने पारिस्थितिकी असंतुलन को भी जन्म देने का काम किया है, ये ध्यान रखिएगा। और मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर इसने अपना
नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ा है। तो इस पोर्शन को आप लोग कवर करके चलेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेचर इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल केवल हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सारे सिलेबस को कवर करने वाले नहीं है। इसके अतिरिक्त इसीलिए मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के सामने आने से पहले हम लोगों को कुछ होमवर्क करने पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पे हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे भी यहाँ ध्यान रखेगा, फोकस रखेगा। इस बार यहाँ दे सकता है कि causes of growth of public expenditure and its impact on economy। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग क्या देखे, झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दी थी, याद रखिएगा, और इसी के बल पर लगातार दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने चुनाव में जीत दर्ज करते हैं। पब्लिक को भी अच्छा लगा कि हमारे पास में एक अच्छी योजना आई है जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। परंतु जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है काउजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, आखिर क्या कारण है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा बढ़ गया है, तो उसमें मैया सम्मान योजना का जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार की लोक लुभावन योजनाएं कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो गरीबों के लिए तो हितकारी होती ही होती है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए ये अहितकारी साबित होती है, क्योंकि एक्सचेकर का जो बोझ होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। आय इससे कुछ होना नहीं है, परंतु मेरा जो खर्च है वो लगातार बढ़ता जाता है। और इस प्रकार अगर हम लोग देखें कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरा होना है, पूंजीगत व्यय, वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, या किस प्रकार से यह प्रभावित करता है इस प्रकार की योजनाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, वहां पे हमें देखना पड़ेगा। तो इसके अतिरिक्त इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग्स को भी हम लोग देख लेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर में जब हम लोग का बढ़ता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो सरकार के पास में इनकम की तुलना में जब ये ज्यादा हो जाएगा तो हमें उधार या कर्ज लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वो इंटरनल के रूप में लें या एक्सटर्नल लें, तो यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त बजट को देख लीजिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बजट को देख करके चलिएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है। प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, बजट का क्या सिद्धांत होते हैं, टाइप ऑफ बजटिंग, किस किस प्रकार के बजट का टाइप दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है परफॉर्मेंस बेस्ड और जीरो बेस्ड बजट और FRBM एक्ट ये होना चाहिए। आज तक जेपीएससी ने इसे सुधार नहीं किया है। FRBM एक्ट आया था राजकोषीय स्थिति के सुधार के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, तो फिस्कल पॉलिसी देख लीजिएगा, इस यहाँ भी कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अचीविंग एम्प्लॉयमेंट, महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, अचीविंग एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस ये तीन क्षेत्रों में जो फिस्कल पॉलिसी है किस प्रकार से अपना योगदान देती है इन तीनों चीजों को अचीव करने में। इसके अतिरिक्त सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप देखना है हमें कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 टॉपिक, ओवरऑल 7 से 8 टॉपिक इस सेक्शन से हम लोग कवर करेंगे, और यही महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से होने चाहिए। और यहाँ पर मैं बात बता दूं कि आपको सारा का सारा सिलेबस कवर अप करना होगा, ओवरव्यू रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे ग्रुप बी की, जिसमें हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, तो कम संभावना है कि इस बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कवर अप कर लीजिएगा, ऑलरेडी YouTube वीडियो उपलब्ध है आप लोगों के लिए। इसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये
ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे और इसे आप लोग एकदम रट जाइएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एफडीआई के विषय में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, शायद यहीं से ये प्रश्न था, ध्यान में रखिएगा। एफडीआई के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबलाइजेशन, इट्स इंपैक्ट्स एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, इश्यूज ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई इन इंडिया। अच्छा ठीक है, 11th में पूछा गया। और यहाँ पे मैं बात करूं फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये वाला पोर्शन आप कवर कर लीजिएगा, इस बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आखिर विदेशी निवेश और जो तकनीक है वो भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से विकास दर को आगे बढ़ाने में सहायक भूमिका निभा सकता है, इसे आपको इसका विवेचना करना है। सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, किस प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं और क्या हो सकता है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, ये तीनों सस्टेनेबिलिटी को कवर करेंगे और यही तीन प्रमुख इसके स्तंभ हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा 14th के लिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टेल में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई है और उसने किस प्रकार की नीतियां लाई हैं, वो प्रश्न पूछा जा सकता है टेल में दे करके। इसके बाद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों बहुत ही हॉट टॉपिक रहते हैं, इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग देख करके जाइएगा। पिछली बार झारखंड में बेरोजगारी पूछा है, हो सकता है तो राष्ट्रीय स्तर पर इस बार बेरोजगारी या गरीबी से संबंधित प्रश्न देखे जा सकते हैं, चाहे मेजरमेंट हो, किस प्रकार से मेजर करते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को, या ट्रेंड्स क्या है इसके। और वर्तमान की बात करें तो गरीबी पर काफी बात हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है कि नीति आयोग का भी डेटा आया था कि काफी ज्यादा भारतीय जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठाए जा चुके हैं। तो सरकार की नीतियां क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसे हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये पिछली बार प्रश्न आया था, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्लानिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनडीसी और प्लानिंग कमीशन, यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि दिखाए, ये आपको दिख जाए मेंस में। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इस बार 100% कंफर्म रहिएगा कि इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का। इसका महत्व क्या है, अर्थ क्या है, PRIS और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए किस प्रकार के उपाय किए हैं, नीतिगत तौर पर या योजनागत तौर पे, तो ये दोनों हमें कवर करना है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंतर्गत। अब आते हैं ग्रुप सी में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। एलपीजी सुधारों की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। बेसिकली एलपीजी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, देयर रोल एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये टॉपिक आप लोग कवर करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1991 में जब एलपीजी सुधार लाए गए थे तो भारत ने कुछ अच्छे प्रदर्शन किए हैं, और वर्तमान के समय में बात करें तो LPG 2.0 की बात की जा रही है सरकार के द्वारा भी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ नवीन सुधार करें, चाहे वो संरचनात्मक स्तर पर हो चाहे वो अन्य स्तरों पर हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, ये ध्यान रखिएगा, वित्तीय समावेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और यूपीआई को लेकर के इसे जोड़ करके प्रश्न दिया जा सकता है, या हो सकता है प्रश्न पूछे कि किस प्रकार से यूपीआई ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, तो ये वाला पोर्शन आप लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला कवर करके चलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो जो ऋण का जो ग्रामीण ऋण है उसके सोर्सेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाए हैं इनसे निपटने के लिए, क्या उपाय हो सकते हैं नीतिगत तौर पर या योजनागत तौर पर, ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव इसने डाला है, चाहे सकारात्मक रूप से या
नकारात्मक रूप से, और यह भी विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर में, यानी न केवल आर्थिक क्षेत्र की आपको बात करनी होगी, अपितु सामाजिक क्षेत्र के ऊपर में भी बात करनी होगी कि किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। और इश्यूज क्या है, एफडीआई एंड एफआईआई इंडिया, इसे छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। अब देखिए कितना बेहतरीन चीज है कि अगर हम लोग इस एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करेंगे और इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या, अर्थव्यवस्था के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ एक टॉपिक है हमारा, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला फोर्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, क्या महत्व है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हम लोग उसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कुछ कमी है तो हम लोग उसमें रिफॉर्म्स कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के विकास दर पर, उसकी विवेचना करना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो टॉपिक है एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो इस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से मिला मिला करके चीजों को हम लोग को लेकर के चलने की आवश्यकता होगी। अगर कृषि क्षेत्र को देख रहे हैं तो उसके सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे ताकि सिलेबस के 2-3 जो टॉपिक्स होंगे एक साथ कवर हो जाए। इसके अतिरिक्त जो इश्यूज हैं सब्सिडीज के या पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है हमारा एग्रीकल्चर में, रिफॉर्म्स में, या भारत में एग्रीगेरियन क्राइसिस है, तो क्या वो क्राइसिस है, किस प्रकार से निपट सकते हैं, सरकार ने क्या उपाय किए हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्रेरियन क्राइसिस के ऊपर भी आप लोग अपने नोट्स तैयार करेंगे, हथियार तैयार रख के चलाने की आवश्यकता आप लोगों को प्राप्त हो ही जाएगी। और ध्यान रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कल आपको जब ये प्राप्त होगा तो ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है। तो अगर भारत ने ब्रह्मोस नहीं बनाया होता तो हम लोग उसकी टेस्टिंग पाकिस्तान के ऊपर में इतने अच्छे तरह से नहीं कर पाते। ध्यान रखना है इसे। तो हम हमारा जो हथियार है, जो ब्रह्मोस है, जो हमारा S-400 सिस्टम है, विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स हैं, तो वो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक्स ही हो सकते हैं, और इसी से हम लोग जेपीएससी को पिन पॉइंट भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया की, तो इसमें मेजर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब देखिए भारत में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई कि पहली पॉलिसी से लेकर के अब तक की पॉलिसीज में क्या चेंजेस हुए हैं उसकी चर्चा करनी है। जो मेजर महत्वपूर्ण चेंज है उसका प्रभाव इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम्स ऑफ एसएमईज की चर्चा करनी है कि स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं उनको किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे किस प्रकार से निपट सकते हैं, सरकार ने क्या नीतिगत कदम उठाए, उस पर चर्चा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है दिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। हम लोग बराबर देख रहे हैं कि सरकार बड़े बड़े इंटरप्राइजेस से अपने स्टेक बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपति उसे खरीद रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रही है पब्लिक एंटरप्राइजेस का, जैसे एयर इंडिया का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सब चीजों को किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फीचर्स, इशूज, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज की रणनीतियां क्या है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहला ही प्रश्न जो पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है झारखंड के डेमोग्राफिक फीचर के विषय में। 11 जेपीएससी में इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा जा चुका है, संभावना इस बार कम है। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, रूरल अर्बन कंपोजिशन, ये सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 3 चीजों को मैं रेखांकित करूंगा अगले टॉपिक में कि झारखंड में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट पिछली बार पूछा जा चुका है, और फूड सिक्योरिटी, झारखंड में पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, समस्याएं क्या है, आखिर लोग आज भी गरीब क्यों हैं झारखंड में, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा झारखंड में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं झारखंड में, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम, मेजर प्रोग्राम यहाँ पे चलाए हैं, वो उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा।
तो पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी पर प्रश्न आप लोग तैयार करके रखेंगे और आने वाले समय में मैं तो हूं ही, मैं आप लोगों के लिए सब चीजें लेकर के आऊंगा। इसके बाद लैंड फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण है कि डेवलपमेंट जब होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर विस्थापन भी होता है, और झारखंड में 2008 में हमारी नीति बनी हुई है विस्थापन नीति, उसका क्या प्रभाव है, सरकार ने क्या पॉलिसीज उठाए हुए हैं इसे निपटने के लिए, तो ये सब चीजें यहाँ से प्रश्न पूछी जाएगी। और सबसे अंत में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर प्लान्स इन झारखंड स्ट्रेटेजी, ये ध्यान रखिएगा। अचीवमेंट इन 10th एंड 11th प्लान में किस प्रकार से झारखंड की रणनीति थी, क्या अचीवमेंट थे, ऑलरेडी ये टॉपिक कवर मैंने किया हुआ है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो अधिकांश टॉपिक हैं वो ऑलरेडी मैंने कवर किए हुए हैं अपने YouTube चैनल में। पहले वो फ्री थे, यहाँ फिर मैं बता दूं, पहले वो फ्री थे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ये मुझे भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए इनिशिएटिव है मेरा कि उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। तो उनके लिए हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी अन्य रूप में मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा, सोचने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये अब सारे के सारे पेड हो चुके हैं। जब तक आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं ये वीडियो आपको दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में पेपर 6 की चर्चा करेंगे, जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, और इसके बाद ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को जानकारी है ही कि किस प्रकार के डेटा, किस प्रकार के रिसोर्सेज का यूजेस मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या किस प्रकार के आंसर्स मेरे होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि काफी कुछ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। नोट्स जो होगा वो केवल और केवल पेड लोगों को ही मिलेगा, इसलिए नोट्स की डिमांड आप लोग बिल्कुल भी ना करें, मैं नहीं दे पाऊंगा इस बार। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।